प्रधानमंत्री जी तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं कि जो मेरे प्रेरणा स्त्रोतक हैं वो गधे हैं, मैंने गधे से प्रेरणा ली है। मन की बात नहीं, अब जन की बात होनी चाहिए। मन की बात बहुत दिन हो ली। पूरे देश का माहौल खराब करने का काम इस देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया करती है। जब सरहद पे सैनिक गोली खाता है तब प्रधानमंत्री जी चाइना के साथ में झूला झूलते हैं। देश का किसान है जो रोटी और अनाज पैदा करता है, जिसे आप आतंकवादी बता रहे हैं। तो जो भी नेता अगर इन्हें आतंकवादी या खालिस्तानी बताता है तो सबसे पहले उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। खालिस्तानी होते तो लोगों का पेट भरते, आतंकवादी होते तो लोगों का पेट भरते या पेट काटते। असल में अगर आतंकवादी हैं तो इस देश के नेता हैं जो जाति और धर्म के नाम पर इसी देश के देशवासियों को मरवाने का कार्य करते हैं। वो पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव जो बच्चों से पूछता है, बच्चों आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या आपको 80 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए। कि जब नोटबंदी होगी, विदेश से काला धन आएगा तो नोटों के ढेर लग जाएंगे। आप चांद तक जा सकते हैं नोट की सीढ़ी बनाकर। चले गए आप चांद पे, मुझे तो यहीं खड़े नजर आ रहे हैं। और मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इसरार अहमद सिंघू बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट मोहित शुक्ला पहुँचे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? सरकार क्यों नहीं झुकेगी? आप इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। क्या आपने इस देश के अंदर 1947 के अंदर उन आंदोलनों को नहीं देखा जिनके आगे सरकार झुकी है? या फिर आपने अंग्रेजों को इन हिंदुस्तानियों के आगे घुटने टेकते हुए नहीं देखा? देखिए, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना ज़रूर और इतिहास को भी पढ़ के देखा है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो चिपको आंदोलन चला। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी चले और इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे आंदोलन चले हैं जिन्हों के आगे सरकार निश्चित तौर पर झुकी है। और उनमें से एक सबसे बड़ा आंदोलन है ये किसानों का जो आंदोलन है। और भारत, जिसको कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि प्रधान देश को जो आज व्यापारिक प्रधान देश बनाया जा रहा है, तो इस व्यापारिक प्रधान देश को हम हरगिज़ नहीं बनने देंगे। ये कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों के हित में कानून है, कृषि कानून से उनको फायदा होगा, उनकी आय दोगुनी होगी। प्रधानमंत्री जी के कहने का क्या है? प्रधानमंत्री जी तो ना जाने क्या क्या कह देते हैं। प्रधानमंत्री जी तो अपने एक भाषण में यूं भी कह देते हैं कि जो मेरे प्रेरणा स्त्रोतक हैं वो गधे हैं, मैंने गधे से प्रेरणा ली है। तो आप सोच सकते हैं जब एक व्यक्ति इस तरीके का भी स्टेटमेंट दे सकता है तो उनकी बात पर मैं यकीन करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एकमात्र एक कठपुतली हैं जिनको अगर कोई चलाने वाला है तो वो इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं और कोई नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी मन की बात लगातार करते हैं, लेकिन किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये बात कि मन की बात नहीं, अब जन की बात होनी चाहिए। मन की बात बहुत दिन हो ली और अगर आपके मन में इतनी सारी बातें हैं तो एक बार उगल लीजिए। और अगर आप अपनी मन की बात ही करते हैं तो उस मन की बात का ही एक मन में ही जवाब नहीं देकर सबके सामने जवाब दीजिए कि जब आप अपने मन की बात में महाराष्ट्र के झूले के किसान की बात करते हैं, जितेंद्र के किसान की बात करते हैं, और जिस जितेंद्र ने अपनी फसल को बेचा 3,20,000 रुपये में मध्य प्रदेश के अंदर, उसको उसकी फसल का दाम 1 लाख रुपया जो है वो मिल जाता है। बाकी की बकाया जो राशि होती है वो 3 महीने तक नहीं मिलती। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो किसानों की राशि है वो उसको 3 दिन के अंदर में मिल जानी चाहिए, लेकिन उस महाराष्ट्र के किसान को नहीं मिलती। अब वो पहुंचता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जाकर एफआईआर लिखवाता है तो वो कहते हैं कि भैया ये महाराष्ट्र की घटना है, तू महाराष्ट्र में लिखवा। अब वो महाराष्ट्र आता है तो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि तू भाई महाराष्ट्र में नहीं, तू मध्य प्रदेश में जा, क्योंकि व्यापारी मध्य प्रदेश का है। अब एक बात मुझे आप ही बताइए कि वो किसान कहाँ जाके एफआईआर लिखवाए, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आप एक बात ये सोच के देखिए, आप कह रहे हैं अगर ये बिल ठीक है तो ये, अगर आप एक पुलिस एफआईआर कंप्लेंट भी कराने जाते हैं और अगर किसी थाने में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, उसके बाद जब पुलिस थाने में आप पहुंचते हैं तो पुलिस आपकी बात सुनती है, एक सड़क छाप आदमी की बात सुनेगी या एक जो अमीर करोड़पति आदमी है उसकी बात सुनेगी? बताइए आप। निश्चित तौर पे करोड़पति आदमी की बात सुनेगी। तो एक बात मुझे बताइए, सरकार जिस तरीके से कह रही है कि किसानों की बात सुनेगा एसडीएम, आपको लगता है ऐसा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल की कंपनियों की बात ना सुनकर किसानों की बात सुनी जाएगी? अगर ऐसा हकीकत में होता ना तो ये देश असल में राम राज्य आ चुका होता है इस देश में। लेकिन
राम की बात मानने वाले असल में शासन व्यवस्था को अगर चला रहे हैं तो कौरव और कंस की तरह, क्योंकि राम वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था सिर्फ प्रजा के खातिर अपनी, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रजा के ऊपर ही अत्याचार करने में लगे हुए हैं। कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपस में ही देश के लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जाता है, कभी जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर कुर्सी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। तो एक ऐसा देश जिसमें आप और हम कहते हैं कि एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, जब हम और आप कहते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो आपको लगता है ये 21वीं सदी है? वो 21वीं सदी जिसमें आप कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है। उस राइट टू स्पीच, उस राइट टू फ्रीडम के तहत इस देश के किसानों के ऊपर पानी गिरा जाता है, ठंडा वाटर कैनन का पानी गिरा जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर आपने जितनी हिफाजत आज सिंधु बॉर्डर की, टीकरी बॉर्डर की कर रखी है ना, अगर उसकी 1/4 हिफाजत भी आप देश की सरहदों की कर लेते तो शायद हमारे देश के अंदर, ना पुलवामा के अंदर हमारे देश के जवान मरते और ना ही शायद हमारे देश का अब तक कोई जवान शहीद होता। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर ऐसे लोग जो देश के सैनिकों को सरहदों पे मरवा देते हैं, उन्हें शहीद करवा देते हैं और खुद वहाँ पाकिस्तान जाके बिरयानी खा लेते हैं। एक और, जब सरहद पे सैनिक गोली खाता है तब प्रधानमंत्री जी चाइना के साथ में झूला झूलते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में और ऐसी व्यक्ति की बातों पे शायद मैं तो यकीन करता नहीं हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो इस डेमोक्रेसी में आज़ादी है हर एक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि को चुनने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है किसानों पर उतरे जो किसान हैं ये किसानों के भेष में आतंकी हैं, ये किसान नहीं हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात मुझे बताइए, अगर ये आतंकवादी हैं और इतने दिन से देश में रह रहे थे, तो एक बात मुझे बताइए, सरकार कर क्या रही थी? और सरकार को पता कैसे चलता है? सरकार पहले इस बात को बताए और देश की न्यायपालिका को सबसे पहले जो भी लोग इनको आतंकवादी बताते हैं, टेररिस्ट बताते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर आपके पास प्रूफ क्या है। जब आपके पास एक अधिकार ये नहीं है कि आप एक नेता के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर सकें, एक नेता जो बिल्कुल साफ छवि का है आप उसे टेररिस्ट बोल सकते हैं, नहीं है, तो आप एक बात मुझे बताइए, ये देश का किसान है जो रोटी और अनाज पैदा करता है, जिसे आप आतंकवादी बता रहे हैं। तो जो भी नेता अगर इन्हें आतंकवादी या खालिस्तानी बताता है तो सबसे पहले उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उससे पूछताछ की जानी चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है। विदाउट प्रूफ आप इन देश के किसानों को कैसे आतंकवादी बता सकते हैं? और आप एक बात बताइए, ये आतंकवादी आपको नजर आते हैं? कहां से आतंकवादी आपको नजर आते हैं? और इनके नेता जो भी कहते हैं, एक उन पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो नेता बताते हैं कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो आतंकवादी आ जाते। आपको कैसे पता चलता है? आपके कोई कॉन्टैक्ट हैं देश के टेररिस्टों से? बताइए आप इस बात के लिए, तभी तो आपको पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा? अगर मैं हूं, मेरा क्लासमेट क्या करता है, मेरा बैचमेट क्या करता है, अगर मैं उसके साथ पढ़ता हूं तभी तो पता चलेगा। जब मैं रह रहा हूं दिल्ली में तो मुझे कैसे पता कि महाराष्ट्र में मेरा दोस्त क्या कर रहा है? बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते ना। तो जब इनके संपर्क हैं तभी तो ये बता रहे हैं। तो या तो ये इस बात को साबित करें और पुलिस को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आप विदाउट प्रूफ कैसे इन देश के किसानों को टेररिस्ट बोल सकते हैं, आतंकवादी बोल सकते हैं। कहां से आपको किसने अधिकार दिया? मतलब देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप देश के किसानों के लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इनको खालिस्तानी कहेंगे। कहां से आपको खालिस्तानी नजर आ रहे हैं ये? आप एक बात मुझे बताइए, खालिस्तानी होते तो लोगों का पेट भरते, आतंकवादी होते तो लोगों का पेट भरते या पेट काटते? असल में अगर आतंकवादी हैं तो इस देश के नेता हैं जो जाति और धर्म के नाम पर इसी देश के देशवासियों को मरवाने का कार्य करते हैं। ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है, ये कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और कभी इसे इस नाम से संबोधित भी नहीं किया जाना चाहिए। एक सवाल और करूंगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी बोले थे 50 दिन का समय हमें दे दीजिए, हम हालात ठीक कर देंगे। लेकिन आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, मोदी जी को बुला रहे हैं, आइए हमारे पास हमारी बातें सुनिए, तो क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? मोदी जी का ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी जी बेचारे बहुत मेहनती आदमी हैं। इनका ऐसा है कि बेचारे 18-18 घंटे तो काम करते हैं ये, पर ये नहीं पता कहाँ करते हैं। अभी तो विदेश यात्रा पे भी बैन लगी पड़ी है, बेचारे घर में ही परेशान हैं, तो क्या करें। और आपने बात करी नोटबंदी की, नोटबंदी पे इन्होंने तो कहा कि आपने मोदी जी का स्टेटमेंट बता दिया। कुछ इनके इतने पढ़े लिखे नेता हैं जो बता रहे थे कि जब नोटबंदी होगी
विदेश से काला धन आएगा तो नोटों के ढेर लग जाएंगे, आप चांद तक जा सकते हैं नोट की सीढ़ी बनाकर। चले गए आप चांद पे, मुझे तो यहीं खड़े नजर आ रहे हैं। और है कहाँ वो नोट की सीढ़ी, बताइए, आपको नजर आती है नोट की सीढ़ी? वो ये देश के। और एक वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव जो बच्चों से पूछता है, बच्चों आपको 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या आपको 80 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए? आज आपकी सरकार है, आप बिजनेसमैन बन गए, बाबा से देखते देखते न जाने कब आप बिजनेसमैन बन गए, ये भी पता नहीं चला। तो 35 रुपये पेट्रोल पतंजलि में मिलेगा या मैं आपके घर पे ही लेने आऊँ बोतल लेकर? बताएंगे आप मुझे, इस बात का जवाब देंगे? देश की जनता को मूर्ख बनाने की एक सरहद और सीमा होती है, जो सारी सीमाओं को आपने लांघ दिया है झूठ बोलकर। मोहित, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे नेशनल मीडिया का रवैया रहा, लगातार इनको स्टार्टिंग से कहने लगे कि ये तो खालिस्तानी लोग हैं और वामपंथियों को कब्जा हो गया इनके प्रोटेस्ट पर। देखिए, असल में अगर देश की कोई नेशनल मीडिया है तो वो यही है जो देश के टुकड़े कराती है। नेशनल चैनल पे बैठने वाले न्यूज़ के अंदर जिनको आप लोग देखते हैं घर बैठकर, कोई कहता है मैं वरिष्ठ प्रवक्ता, कोई कहता है वरिष्ठ पत्रकार, कोई कहता है सोशल वर्कर, कोई कहता है सोशल एक्टिविस्ट। आपको क्या लगता है ये अपने घर से फ्री में आते हैं? इनको चैनल पे बैठने का पैसा दिया जाता है। एक मौलाना और एक पंडित बुलाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करने का काम इस देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया करती है। वो बिठालकर एक मौलाना और एक पंडित मौलाना को गाली देता है और मौलाना पंडित को गाली देता है और देश के लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो देश का माहौल खराब करने का सबसे ज़्यादा कार्य तो देश की मीडिया ही करती है। तो इस पे क्या कहेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है किसान लगातार सड़कों पर आ रहे हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी भी खबर आ रही है कि कुछ गुट लोग मान गए हैं कि हम इसके समर्थन में आए हैं। देखिए, ये इन्हीं का है कि लोगों को डिमोलाइज करने का इनका प्रयास है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को कमज़ोर कर किसी भी तरीके से यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए। असल में देश का किसान अपनी मांग रख रहा है। सिर्फ आप सरकार को क्या है, सरकार को इन किसानों की मांग को मान लेना चाहिए। किसानों के आगे झुकने से, क्योंकि इस देश की सरकार ने ही आपको, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो अगर आप अपने ही देश की जनता के आगे झुक जाएंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। किसान की नज़र में आपकी अहमियत और आपका ईमान और देश की जनता की नज़र में आपकी अहमियत और ईमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ना कि घट जाएगा। तो आप ये तीनों बिलों को वापस ले लीजिए और किसानों से माफ़ी मांग लीजिए। किसान आदर सम्मान के साथ जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये मोहित शुक्ला थे जो लगातार कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की मांग लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार किसानों का आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब सरकार भले ही ना माने कि हम झुकने वाले नहीं है, लेकिन सरकार बहुत झुक चुकी है। सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर आप कानून ही लाए थे, जैसे बता रहे हैं कि आप किसानों के हित में है, तो अगर किसानों के हित में था तो आपको संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि आपके कानून में कुछ काला ज़रूर है जो किसानों के हित में नहीं है। आप लगातार यही कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन आप ये भी मान गए हैं कि किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए हम संशोधन के लिए तैयार हैं।